हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी चंद्रमा की राशियों के ऊपर और मैंने ये भी समझाया था नक्षत्र प्रभाव वहाँ पे क्या होता है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो, उस वीडियो को देख सकते हैं। आज बाकी बची हुई जो 6 राशियाँ हैं, उन पे चर्चा करेंगे। 2 ही चीज़ों को ध्यान रखना होता है। एक तो ये कि वो जो राशियाँ हैं, वो हमारे लगन कुंडली के अंदर किस पर्टिकुलर हाउस में आ रही हैं। भाव में आ रही हैं, ठीक है? ये जो प्रभाव हम बताएँगे, ये चंद्रमा का एक राशि में बैठने का प्रभाव है, लेकिन अलग-अलग लग्नों में ये राशियाँ अलग-अलग भाव में आती हैं, ठीक है? मान लीजिए किन्हीं का चंद्रमा लिब्रा यानी कि तुला राशि में बैठा हुआ मिले, ऐसे में क्या चीज़ होती है, पहले एक बार रीड करता हूँ, फिर समझा दूँगा। जब कभी भी लिब्रा मून होगा, तो मार्क्स अ पर्सन विथ अ स्ट्रॉन्ग सोशल कॉन्शियसनेस, आइडियलिज्म and a good artistic or creative expressions. It is better for the public or intellectual side of the moon rather than its domestic or emotional side, as the moon rules the 10th house of career from Libra. It causes a person to seek recognition and gives them a desire to influence the masses. It makes the person diplomatic and is also often good for business activities and trades। ठीक है, अब ये तो इनकी अंग्रेजी। हम सीधे-सीधे अपने एस्ट्रोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हो रहा है, काल पुरुष की कुंडली में इमोशंस के भाव के स्वामी, चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव में बैठ गए। अब सप्तम भाव जो होता है वो होता है आपसे अपोजिट जेंडर का, ठीक है? मेल चार्ट है तो फीमेल और फीमेल चार्ट है तो मेल, अपने से विपरीत लिंग का। एक चीज़, इमोशंस उस साइड पे जुड़ेंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगी, सातवां घर जो होता है वो बेसिकली व्यापार के लिए जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सोशल कॉन्शियसनेस की बात की गई है, वो इस आधार पे की गई है कि कहीं ना कहीं चंद्रमा जब शुक्र देव की राशि में जाके बैठेंगे, वो भी किस प्रकार की राशि है। पॉजिटिव और नेगेटिव राशियाँ क्या होती हैं, वृषभ और तुला में क्या अंतर है, मैं आपको कभी आगे समझा दूंगा। अभी के लिए तो आप ये समझिए, तुला राशि में जब चंद्रमा जाके बैठेंगे तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा भरसक प्रयास होगा कि वो चीज़ों को अपनी ओर से बाहर की ओर दिखाएँ, ठीक है? बाज़ार में होता क्या है, बाज़ार में हर व्यक्ति अपने सामान को लेकर आके उसे बेचना चाहता है, इसलिए बहुत अच्छे से अच्छा करके उसको दिखाना चाहता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक साइकोलॉजिकली जो मून है, मन के अंदर की एक चाहत होती है कि हम लोगों के साथ जुड़ें, हमारे अंदर जो कलात्मक क्षमता है, शुक्र है ना, कलात्मक क्षमता, उसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के आगे दिखाने का प्रयास करें, जो कि किसी लालच की भावना से नहीं होता, ये इमोशनल भावना है। मकसद क्या है यहाँ पे व्यक्ति का? वो होता है कि दूसरों की ज़िंदगियों को और बेहतर कैसे किया जा सके, इसको ध्यान में रख के यहाँ पे चंद्रमा अपने काम को करने का प्रयास करते हैं। जहाँ पे ये बात आ रही है कि 10th हाउस ऑफ द करियर, वो इस आधार पे है कि अगर हम पर्टिकुलर 7 नंबर राशि को लगन के तुल्य कर दें, लगन बना दें, तो वहाँ पे चंद्रमा जो है वो 10th हाउस के स्वामी हो जाते हैं। इस वजह से ऐसे कंडीशन में लोगों के अंदर एक भावना उत्पन्न होती है कि उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों से, मासेस से इन्फ्लुएंस होने की संभावनाओं को वो खोजते हैं। ये चीज़ आप अगर ध्यान से समझेंगे, तो 7 नंबर की लगन कुंडली आपको महात्मा गांधी जी की मिलेगी। वहाँ पे चंद्रमा 10th हाउस के स्वामी थे। तो वो जो एक इन्फ्लुएंस है, उसको बताने की कोशिश होगी, ठीक है? कि अगर 7 नंबर के लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो चंद्रमा इमोशनल कर्मास को करना चाहता है और 7 नंबर की राशि में होने के कारण वो अपने ज़रिए कहीं न कहीं दुनिया के अंदर लोगों को इन्फ्लुएंस करने का प्रभाव अपने अंदर रखते हैं, या ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा वो चाहते हैं। क्या हो अगर आपका ये 7 नंबर की तुला राशि छठे, 8वें या 12वें भाव में आ जाए? ऐसे स्थिति में ये थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। अगर मान लीजिए 12वें भाव में तुला राशि है और वहाँ पे चंद्रमा बैठे, तो ऐसी कंडीशन में ये लोग जो विदेशी हैं, 12th हाउस विदेश को दर्शाता है, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने पोटेंशियल के द्वारा। तो ऐसी कंडीशन में हम उन लोगों को सलाह देते हैं कि विदेश से जुड़कर, या आप भले ही आज भारत में बैठे हैं हम, लेकिन एमएनसीज़ के साथ जुड़ के काम करेंगे, तो आपका जो इन्फ्लुएंस है, आप चाहते हैं कि अपना एक इन्फ्लुएंस बढ़े, वो आपका नेचुरली बढ़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि मन में एक चाहत दिख रही है ना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की, वो उस भाव के साथ कनेक्ट होके डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन क्योंकि अगर भाव के प्रभाव के साथ प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन किया जाए, तो ऐसे लोग विदेशों में जाके बहुत अच्छा कर्म कर सकते हैं। मान लीजिए 7 नंबर की तुला राशि लेके चंद्रमा अष्टम में बैठ जाए। अब अष्टम क्या है? अष्टम अपने आप में रहस्य खोजने वाला भाव है, ठीक है?
अब मन जो है वो रहस्य में गया और वो साथ-साथ क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि लोग उसे पहचानें। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आप ह्यूमन साइकोलॉजीज़ के ऊपर काम करके अपनी कला को इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि अगर चंद्रमा की वो जो चाहत है, चंद्रमा की चाहत यहाँ पे क्या है? इंटेलेक्चुअल साइड है। मेजर मुद्दा यहाँ पे क्या है? सोशल कॉन्शियसनेस है। आइडियलिज़्म तो उसका एक सेकंड पार्ट है। तो अगर वो सोशल कॉन्शियसनेस अपने आप को लोगों के साथ नहीं जोड़ पाएगा, तो ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर घुट-घुट करके मरने लगता है। इमोशंस मरने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। छठे, 8वें और 12वें में अगर चंद्रमा इन राशि में आपको मिलता है, लिब्रा साइन तुला राशि में मिलता है, तो उन पर्टिकुलर हाउसेस से जुड़ी हुई चीज़ को खोलने का प्रयास करें, तो मन के अंदर एक खुशी आएगी। वरना प्रयास तो हो रहे होते हैं, लेकिन वो भाव उस काम को करने नहीं देता, तो हम दुखी होने लगते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें स्कॉर्पियो, यहाँ पे जाके चंद्रमा नीच राशिस्थ हो जाते हैं। तो वृश्चिक राशि के बारे में क्या बताया जाता है? रिफ्लेक्टिंग द साइन ऑफ मून्स डेबिलिटेशन endows a person with a deep and secretive psychology, with strong and sometimes troubled emotions and some degree of anger and frustration in life. Yet, it can indicate profound or spiritual psychic with interests in subject like psychology, yoga, or tantra. This is reinforced by the fact that Moon rules the ninth house, the house of spirituality from Scorpio. ठीक है? तो अगर सबसे पहले ध्यान दें, 1 नंबर से हम कालपुरुष की कुंडली बनाते हैं, तो चंद्रमा अष्टम भाव में चले जाएँगे जब बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। अब अष्टम भाव में मन कहाँ अपने आप को लगा सकता है? वो तो बढ़ना चाहता है, वो तो फैलना चाहता है और अष्टम भाव एक तरीके से कैद है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा यहाँ पे अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? नीच का महसूस करते हैं कि कहाँ बिठा दिया, मैं इधर घूम सकता था, सब कर सकता था और मुझे एकांत में बिठा दिया। तो ये जो एकांत में बिठा दिया, ये चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं है। 8 नंबर की राशि में अगर चंद्रमा बैठे, तो वो एक तरीके से एकांतवासी चंद्रमा है। लेकिन लेकिन अगर आपका जो लगन है, वहाँ पे ये भाव 8 नंबर की राशि अगर 8 नंबर के भाव में आ गई, यानी कि मेष लगन की कुंडली है, तब ये परेशानी है। लेकिन बाकी लगनों के अंदर ये भाव जो हैं अलग-अलग जगहों पे जाएँगे। अगर मान लीजिए वृषभ लगन देखा जाए, तो वृश्चिक राशि 7th हाउस में आएगी, जो कि बहुत बलवान हो जाएगी। अगर वृषभ लगन की कुंडली है और चंद्रमा आपको 8 नंबर की राशि में मिलता है, तो ऐसा व्यक्ति चाहता तो है कि वो लोगों से जुड़ नहीं सकता, क्योंकि अब 7th हाउस भी फँसा। ऐसे कंडीशन में ये लोग साइकोलॉजिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर ये लोग किसी की साइकोलॉजी को रीड करने के ऊपर काम करने लगे और उससे जुड़ के काम करें, तो ये बहुत सफल हो जाएँगे। मान लीजिए वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन लेंगे तो लगन में 8 नंबर की राशि आ जाएगी। अब वहाँ पे राशि कमज़ोर पड़ जाएगी, क्योंकि जैसे प्लैनेट की एक दिशा बल होती है, वैसे राशियों का भी एक दिशा बल होता है। 8 नंबर की राशि अगर हम देखें वृश्चिक लगन में, तो वहाँ पे वो कमज़ोर पड़ जाती है। वहाँ पे चंद्रमा जाके बैठेंगे, तो वहाँ पे वो नवम भाव के स्वामी हैं, स्पिरिचुअल हाउस के स्वामी होंगे और फिर वो कहीं न कहीं डेबिलिटेशन में जाएँगे। अब ये जो डेबिलिटेशन है, ये क्या दे रहा है? एक सीक्रेटिव साइकोलॉजी देता है। ज़िंदगी की गूढ़ रहस्यों को पढ़ने का जो ज्ञान है, वो तभी आता है जब चंद्रमा 8 नंबर की राशि में आए। इस वजह से नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी देखा हमने और अब्दुल कलाम आज़ाद जी की कुंडली में भी देखा, जब चंद्रमा 8 नंबर की राशि में आया, तो व्यक्ति एकांतवास में जाएगा और किस तरीके से अपने साइकोलॉजी को डेवलप कर सकता है, वो बहुत ही पॉजिटिव साइड है। इसीलिए कभी भी नीच राशि का चंद्रमा दिखाई देता हो, तो ऐसे बच्चों के ऊपर हमारे को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी अपने आप में क्या प्रॉब्लम दिखा रही है, वो ये दिखा रही है कि उनको एक लव और अफेक्शन की चाहत तो थी, जो उन्हें मिल नहीं पा रहा। अगर वो मिल गया, तब तो वो बहुत अच्छे से निकलेंगे। नहीं तो अगर डिस्टर्ब होंगे, तो फिर नेगेटिव एनर्जीज़ में चले जाएँगे। अगर ग्रह पॉजिटिव प्लैनेट्स के साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में है, तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स कर देगा। अगर नहीं है, तो फिर वहाँ पे माता-पिता की ज़िम्मेदारी हो जाती है कि ऐसे संतान को किसी भी कंडीशन में इमोशनल ट्रॉमास से बचाना ज़रूरी होता है। ठीक है? अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रदेव जो हैं, वो 9 नंबर की राशि में मिले, धनु राशि में मिले, तो अब इसको कैसे रीड करेंगे? देखो, यहाँ से लगाने से पहले भी आप थोड़ा-सा समझ सकते हो। 9th हाउस में वो राशि आएगी, ठीक है? और कालपुरुष की कुंडली से अगर देखा जाए, तो चौथे भाव के स्वामी होंगे, 9th में चले जाएँगे। तो कहीं न कहीं अपने गुरुओं की तरफ उनका एक अट्रैक्शन तो बनेगा। लेकिन चौथे भाव से ये प्लेसमेंट क्या है? छठा हो जाएगा, ठीक है? छठा होने के कारण यहाँ पे मन को थोड़ा-सा एक संघर्ष करना पड़ेगा, इमोशंस को एक संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे रीड कर देते हैं। Sagittarius moon shows an ethical and principled but sometimes self-righteous personality with a strong sense of good and evil or law and order, to which the emotions are subordinated if not sacrificed. It can create the zeal of crusaders, priests, lawyers, or reformers, sometimes even a fanatic.
As the moon rules the 8th house from the Sagittarius, it can gives an interest in deep spiritual and psychic issues or healing and research. तो इसका मतलब है जब कभी भी चंद्रमा 9 नंबर की राशि में बैठा होता है, तो व्यक्ति के अंदर एक नेचुरल पोटेंशियल तो है कि वो काफ़ी ज़्यादा डीप स्पिरिचुअल और साइकिक एबिलिटीज़ को डेवलप कर ले। लेकिन अगर मान लीजिए ये राशि गलत घर में चली गई, तो वहाँ पे चंद्रमा क्योंकि खुद पीड़ित है, अब मन दुखी हो जाए, तो ऐसे स्थिति में ये लाइफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा एक ट्रबलसम सिचुएशन दिखाने लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए लॉ, ऑर्डर ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेचुरली 9th हाउस और गुरु का एक रोल है वहाँ पर। उसमें चंद्रमा जाके बैठे। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर व्यक्ति अगर है तो किस तरीके से होगा? मान लीजिए वकालत कर रहे हैं, तब तो वो खुश है। लेकिन अगर वो वकालत नहीं कर रहे, मालूम चल रहा है अपने ऊपर ही केस फँस रहे हैं और अपने पे केस फँसने के कारण हम ये लॉ ऑर्डर समझ रहे हैं, तो ये चुनौतियाँ खड़ी होने लगती हैं। अगर चंद्रमा 6, 8 और 12 भाव में बैठा है, तो फिर ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, ठीक है? लेकिन अगर यही चंद्रमा आपको 9 नंबर की राशि का 9th हाउस में या दूसरे किसी पॉजिटिव हाउसेस में मिले, तो वहाँ पे व्यक्ति का मन जो है वो काफ़ी अच्छा लग सकता है। किसी भी एथिकल वर्क्स में, कहीं पर भी जहाँ कानूनी चीज़ों में सहायता चाहिए हो, वैसे लोगों का दिमाग वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो ये जो पॉजिटिव साइड है, ये कब मिलेगा? जब लगन से वो पर्टिकुलर हाउस यानी कि 9 नंबर की राशि अच्छे भाव में आनी चाहिए, तब ये फ़ायदा ज़्यादा बढ़ेगा। जैसा-जैसा भाव प्रभाव होगा, वैसा-वैसा हमारे चंद्रमा की प्लेसमेंट के ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा जो है वो मकर राशि का बैठा है, ये सबसे ज़्यादा टफ़ पोज़ीशन होती है चंद्रमा के लिए कि वो मकर राशि में जाके बैठे, क्योंकि मकर राशि जो है वो 7th हाउस बन जाएगी चंद्रमा से। और कालपुरुष कुंडली में वो 10th हाउस बन जाएगी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न ब्रिंग्स आउट द पब्लिक साइड ऑफ द मून, argumenting the intellectual, social, political, or business acumen of person. The individual will have practical bent of mind and emotions with a strong sense of tradition and the need to produce material results. As the moon rules the 7th house from Capricorn, it can give strong ties to the partner, particularly in public or work sphere. अब इसमें चीज़ें देखने में तो पॉजिटिव है, इसमें होता क्या है? जब चंद्रमा शनि की राशि में जाके बैठते हैं, तो फिर हमारा वाला जो कांसेप्ट है वो आ जाता है कि यहाँ पे विष दोष फॉर्मेशन है। इमोशंस कर्म करने गए हैं, वहाँ पे उनको उस लेवल पे एक बॉन्डिंग चाहिए। अपने पार्टनर से भी एक बॉन्डिंग चाहिए, मगर किस वे में बॉन्डिंग चाहिए? 10 नंबर की राशि। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होने की संभावना दिखाता है। ठीक है? जब कभी भी आपको चंद्रमा 10 नंबर की राशि में मिले, तो वहाँ पे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक होने की संभावना दिखाता है और अपने पार्टनर में भी वो वर्कहॉलिक होने की संभावना खोजने लगता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या आएँगी यहाँ पे? प्रॉब्लम ये आती है कि मैरिज हो गई, अब पार्टनर जो है उतना फ़ास्ट नहीं है जितना हम चाहते हैं, वो उतना वर्कहॉलिक नहीं है जितना हम चाहते हैं। ये ऐसे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा। पार्टनरशिप करने जाइए मैरिज से हट के, तो वहाँ पे भी यही चीज़ है कि आपने ये काम को क्यों नहीं किया और इसी तरीके से क्यों नहीं किया, उस तरीके से क्यों नहीं किया। क्यों? क्योंकि शनि एक तरीके से ट्रेडिशनल्स है ना? और उन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को लेकर वो चीज़ें चलना चाहता है और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड्स में एक आउटपुट लेके आना चाहता है। ये थॉट प्रोसेस नेचुरली आ जाता है जब कभी भी चंद्रमा 10 नंबर की राशि में। वो लोग जब भी बात करेंगे, वो बात करेंगे कि जो भी आप कर्म कर रहे हो, उसका एंड रिज़ल्ट मटीरियलिस्टिक गेन्स क्या दिख रहा है, उनको ये देखने की हमेशा आदत होती है। इसीलिए 10 नंबर की राशि वाले लोग ज़्यादातर किसी भी काम के अंदर अच्छे माने जाते हैं। ये हर तरीके से काम में अपने आप को लगाए रखने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इनकी चाहत होती है कि जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके बदले में उनको एक कम से कम सोशल लेवल पर उनको पूछा जाए। ये उनकी एक अंदर की चाहत रहती है। जो हम शनि का एक पॉइंट कहते हैं ना, एक सेल्फिश पॉइंट भी होता है। अपने बारे में कि हमने इतना कुछ किया, हमारे को एक ओहदा मिलना चाहिए, एक दर्जा मिलना चाहिए, हमारी एक पूँछ होनी चाहिए। पूँछ होने की चाहत में व्यक्ति कर्म तो कर रहा है, लेकिन अगर उसको पूछा नहीं गया, तो फिर वो दुखी होने लगते हैं। ये यहाँ पे एक नेगेटिव साइड देखने को मिलता है इस राशि का। अब बात करें कुंभ राशि। कुंभ राशि में भी अगर चंद्रमा बैठेंगे, तो फिर प्रॉब्लम वही है कि राशि तो शनिदेव की ही है, लेकिन ये अब 11th हाउस है और कालपुरुष कुंडली में देखा जाए, तो 4th हाउस का लॉर्ड अपने से 8वें में चले गए। कहीं न कहीं ह्यूमैनिटेरियन साइन होती है, ठीक है? उसमें प्रॉब्लम क्या है, अब ये समझिए। 11 नंबर की जो राशि होती है ना, वो एयर एलिमेंट की होती है। अब मन जो है, वो हवाओं में उड़ने लगता है। मन हवा में उड़ता है, तो उनकी चाहतें क्या हैं, वो एक ग्राउंड को नहीं समझती, स्टेबिलिटी नहीं दिखाता यहाँ पे मन, चंचलता बना लेता है। ये एक प्रॉब्लम है। 10 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि, ये अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है, भू तत्व है, स्टेबिलिटी है। लेकिन जो 11 नंबर की राशि है,
वो एरी साइन है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, वो ह्यूमैनिटेरियन साइन है। तो व्यक्ति ये होता है कि चाहते रखता है कि दूसरों के प्रति अच्छा-अच्छा तो करे, लेकिन अपने खुद के भाव से देखिए, अष्टम है। अष्टम क्या है? एक तरीके से हिडन हो जाना। अपनी डिज़ायर्स को मार के ऐसे व्यक्तियों को काम करना पड़ेगा। ये चुनौतियाँ खड़ी हो जाएँगी, क्योंकि वो जो भी करना चाह रहे हैं, कहीं न कहीं कोई चीज़ उसे रोक देती है। वो अपने आप को बढ़ाना चाह रहे हैं, इमोशनली वो चाहते हैं कि उनको बहुत ही लोग पूछें, उनका बहुत सब कुछ हो। वो एक्चुअल में अपने थॉट्स को जो डेवलप करते हैं, वो ग्राउंड सिचुएशंस के बजाय एक एयरी थॉट प्रोसेस में काम करने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पे उनके साथ थोड़ी-सी चुनौतियाँ आती हैं। लेकिन ये बहुत अच्छे पोटेंशियल इनका यूज़ हो सकता है अगर ये कभी भी साइकिक हीलर जैसा काम करें तो। क्या होता है उसमें? देखिए, ये प्रोवाइड करता है एक सेल्फ एफेकिंग और एक आइडियलिस्टिक स्पिरिचुअल साइड जो कि पर्सनैलिटी में छिपा हुआ है। और ये कॉमन है क्योंकि चंद्रमा अपने आप में एक हीलर होता है, ठीक है? तो मॉन्क्स, योगीज़, हायर साइड के लिए ये एक अच्छा है। लेकिन कभी-कभी हम जब कहते हैं ना कि जो वो करना चाह रहे हैं वो उन्हें करने को नहीं मिलता, तब ये नेगेटिव साइड बन जाता है क्रिमिनैलिटीज़ के लिए, ड्रग्स के लिए और अंडरवर्ल्ड वाली चीज़ों के लिए। क्योंकि यहाँ पे शनि का जो प्रभाव है, अगर उसने चंद्रमा का साथ नहीं दिया, शनि का प्रभाव जो है अगर उसने चंद्रमा का साथ नहीं दिया, शनि का बहुत ज़रूरी है कि 3 घर आगे या 3 घर पीछे बैठना, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 घर आगे 4 घर पीछे। अगर इससे ज़्यादा आगे पीछे हो गया, तो चंद्रमा शनि की राशि में तो बैठेगा, लेकिन शनि से हो जाएगा दुश्मन, ठीक है? तात्कालिक मित्रता में मित्रता शत्रुता में बदल जाएगी। उस कंडीशन में ऐसे लोग साइकोलॉजिकली जो चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा और सब कुछ हवा-हवा पे हो रहा है। तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर लेते हैं। कई बार वो लोग अपने आप को या तो क्रिमिनल साइकोलॉजीज़ में उतार देते हैं या फिर ड्रग्स की तरफ मूव कर जाते हैं। इसीलिए ये एक बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति है क्योंकि ये 6-8 का संबंध है कर्क राशि के आधार पे। इसीलिए मान लीजिए अगर कर्क लग्न की कुंडली हो और चंद्रमा 11 नंबर की राशि में दिखे, तो वो 8वें भाव में बैठा है। ऐसे स्थिति में मन की हर चाहतें धीरे-धीरे करके मरने लगती हैं और उसकी वजह से व्यक्ति जो है वो एक क्रिमिनल मेंटालिटीज़ की तरफ या फिर ड्रग्स की तरफ जाने की संभावना दिखा सकता है। वहाँ पे ज़रूरत होती है कि ऐसे लोग कहीं न कहीं हीलिंग के साथ जुड़ें, 8th हाउस साइकिक हीलिंग्स के साथ जुड़ें। वहाँ पे उनको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकता है, एक अच्छा राइज़ मिल सकता है। क्योंकि एरी साइन जो हैं, वो कम्युनिकेशन करने की क्षमता रखते हैं और उनका माइंड कम्युनिकेशन करना चाहता है। जब वो माइंड जो कम्युनिकेशन करना चाहता है, वो एक्चुअल में हीलिंग कर सकता है हर उस माइंड की। शनि की राशि है, हीलिंग में वो भी कनेक्ट होते हैं, जो कि साइकिक लेवल पे कुछ भी सोच रहा हो। इसीलिए अगर यहाँ पे ये प्लेसमेंट ख़ासकर कर्क लगन में होती है, तो बहुत ज़्यादा चुनौती होती है। होता है ना, या तो व्यक्ति खुद पागल हो या फिर वो पागलों का डॉक्टर हो, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में बैठना तो पागल खाने जा रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसमें पोटेंशियल है, अगर 8वें का चंद्रमा ऐसी राशियों में बैठा है, तो उसमें पोटेंशियल है और वो हील कर सकने का पोटेंशियल लेके अगर चल रहा है, तो वो चंद्रमा को ले जाके हीलिंग में लगाइए ना। 6, 8, 12 ये कई बार हीलिंग के लिए बहुत अच्छे भाव बनते हैं। तो वहाँ पे अगर ये लोग अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे, तो बहुत अच्छा काम करेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी 8th हाउस है और 11 नंबर की राशि टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अगर ऐसे व्यक्ति काम करेंगे, तो भी बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो जाएँगे। लेकिन अगर इनसे हट जाएँगे, तो फिर अपना मन को मार के जिएँगे और इसकी वजह से कहीं न कहीं उनको चुनौतियाँ महसूस होने लगती हैं। एस्ट्रोलॉजी हमें यही हेल्प करती है कि हमें हाउस समझ में आता है, ये किस हाउस से और कैसी राशि का प्रभाव है, हम उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने उस राशि को प्रॉपर यूटिलाइज़ किया, तब तो आपने किसी के इमोशंस को, चंद्रमा माइंड है, सोचने की कैपेसिटी है, उसको यूटिलाइज़ कर लिया। लेकिन अगर उसमें वो यूटिलाइज़ नहीं हुआ, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी व्यक्ति की चाहत है कि उसको पूछा जाए, उसको जाना जाए, हर मन की चाहत है, हर मन की चाहत है। लेकिन शनि के अंदर ये प्रभाव है कि उसको थोड़ा ज़्यादा पूछा जाए। एक हम कहते हैं ना वृद्ध व्यक्ति, तो वृद्ध व्यक्ति की अपनी एक चाहत रहती है कि उसको क्यों नहीं पूछा परखा गया। तो वो चीज़, वो प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव काम करने लगता है और जब ये प्रभाव नेगेटिव काम करने लगता है, तो फिर यही राशि सबसे ज़्यादा मेंटल डिसबैलेंस का कारण बनती है। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति में चाहतें तो हैं, उसकी चाहतें पूरी हो नहीं रहीं। इसमें एक नक्षत्र आएगा, राहु का नक्षत्र, वो इमेजिनेशन देने की ताकत रखता है। इसीलिए मान लीजिए चंद्रमा 11 नंबर की राशि में बैठ जाए और राहु के नक्षत्र को ले ले, तो फिर व्यक्ति हवाओं में सब कुछ सोचे जा रहा है। ऐसे वजह से कई बार वो अपने मेंटल लेवल के जो थॉट प्रोसेस है, उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता और मेंटल डिसबैलेंस का शिकार होता है। लेकिन अगर यही राहु वाला
चंद्रमा बैठा है और व्यक्ति अपने इस पोटेंशियल को किसी हीलिंग पर्पस पे यूटिलाइज कर ले, किसी रिसर्च पे काम कर ले, राहु रिसर्च को दर्शाता है, तो रिसर्च पे काम करने, ऐसे स्थिति में क्या होगा कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा राइज कर सकता है, बहुत ज़्यादा राइज। अब आखिरी में देखते हैं अगर मीन राशि आ जाए तो क्या प्रभाव होता है। देखिए मीन राशि के अंदर कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव है, और अगर हम कालपुरुष कुंडली से देखेंगे तो चौथे भाव का स्वामी अपने से नवम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लेसमेंट अच्छी कही जा सकती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी वो भी समझाता हूँ, पहले रीड करते हैं। देखिए, Pisces moon is highly emotional, poetic, and romantic in harmony with the sensitive watery sign. When afflicted, emotional imbalances is likely, but when strong em- and almost psychic sympathy or empathy prevails, moon here has a certain vulnerability and impressionability that should be protected, not only for psychology but also for the health. It can cause a weak immune system or metabolic disorder when afflicted. As the moon rules the fifth house from the Pisces, this position is good for creativity and for children and has a Jupiterian expansiveness that is emotional in nature. अब इसको समझिए हो क्या गया। एक्चुअल में काल पुरुष की कुंडली में ये 12वें भाव में जाके बैठ गए। 12वां भाव जो होता है वो इस पूरी दुनिया को छोड़ के बाहर की चीज़ों को सोचने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, अब चंद्रमा बाहर की चीज़ों को सोचने बैठा, तो वहाँ पे वो किस राशि में बैठ गया? जल तत्व की राशि में बैठ गया। अब जल तत्व में भी क्या 4, 8, 12 में सबसे खतरनाक राशि कौन-सी है? 12 नंबर की राशि। देखिए 4 नंबर की राशि तो बहता हुआ जल है, ठीक है? 8 नंबर की राशि रुका हुआ जल है। एक अपनी खुद का वहाँ पे स्वामित्व है और दूसरा स्वामित्व वाला जो प्रभाव है वो क्या है? वो है मंगल का। तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 12वां भाव की जो राशि है मीन राशि, वो गुरु के प्रभाव में आती है, जो कि पूरे समंदर को दर्शाती है। अब 12वां भाव दर्शाता है एयर एलिमेंट को, बल्कि एयर को भी क्या बोलूँ, एक तरीके से आप समझ लीजिए वैक्यूम को दर्शाता है। वायु तो फिर भी शनि के प्रभाव का हिस्सा है, लेकिन आकाश तत्व होता है जो ना, उसको गुरु दर्शाता है। 12वें घर का गुरु आकाश तत्व पूरी पृथ्वी से ऊपर हट के सोचने की क्षमता दे देगा। प्रॉब्लम यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ेगी अगर यहाँ पे चंद्रमा एफ्लिक्टेड हो गया। इसीलिए कहूँ, अगर मेष लगन की कुंडली है और चंद्रमा 12वें भाव में है तो हमें संभलना पड़ेगा, तब वहाँ पे हमें समझना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका कि मीन लगन है, मीन लगन का व्यक्ति है, चंद्रमा मीन राशि में लेके बैठा हो, ऐसा व्यक्ति सबसे बेहतरीन व्यक्ति मिलेगा आपको। कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए, एक तो व्यक्ति में इमोशंस पूरे-पूरे हैं, ठीक है? दूसरा, इस कुंडली में, इस लगन में ये पंचम का स्वामी है। पंचम का स्वामी है, जल तत्व का स्वामी है, जल तत्व की राशि में बैठा है। व्यक्ति इमोशनल होगा नो डाउट, लेकिन क्रिएटिविटी बहुत अच्छी आ जाएगी। इतनी बेहतरीन क्रिएटिविटी आएगी कि आकाश तत्व का मतलब समझते हैं? आकाश तत्व का मतलब है जिसकी कोई सीमा ना हो। जो चीज़ एग्ज़िस्ट करती हो या नहीं करती हो, ये अपनी क्रिएटिविटी से उसको एग्ज़िस्ट करा सकते हैं। अपनी ड्राइंग्स, चंद्रमा आर्ट्स को भी तो लेके चलता है ना, उस आर्टिस्टिक क्वालिटी का अगर इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन ड्राइंग्स, डिज़ाइनिंग्स, क्रिएटिविटीज़ सब कर सकते हैं। लेकिन बात वो है, ये मीन राशि का चंद्रमा किस भाव में बैठा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उस चंद्रमा के ऊपर प्रभाव कितने हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत इमोशनल होते हैं ऐसे लोग, और इनका इमोशनल साइड अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ हुआ तो दे आर वेरी बेस्ट इन आर्टिस्टिक सेंसेस। लेकिन अगर यहीं पे चंद्रमा प्रभावित हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो क्या होगा? चाहते यहाँ पर हैं, लेकिन वो चाहते पूरी नहीं हो रही, चाहते पूरी नहीं हो रही, तो व्यक्ति अपने सोच के कारण ही अपने खुद का नुकसान कर देगा। इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, इम्यूनिटी कब वीक होती है? जब हम अपने माइंड के अंदर ही किसी चीज़ को लेकर डरने, घबराने लगते हैं ना, तो हमारी इम्यूनिटी नेचुरली वीक होती है। इसीलिए सबसे पहली ज़रूरत यही होती है कि हम कहते हैं ना, कभी भी कुछ भी होता है तो किसी का हाथ पकड़ा जाता है, खासकर मदर का हाथ पकड़ लेता है व्यक्ति। जब छोटे बच्चे हॉस्पिटल में बीमार होते हैं, तो वहाँ पे वो मदर को साथ में रखते हैं, फादर को रखना क्यों? क्योंकि एक इमोशनल टच की कंडीशन होती है। तो एक इमोशनल टच का जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्ति अपने इमोशंस के अंदर ही मर गया, तो वैसे ही सुसाइडल टेंडेंसी में चला गया ना। सुसाइडल टेंडेंसी का व्यक्ति को कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कोई दूसरी चीज़ों से डिस्टर्ब करे। वो तो खुद को अंदर ही अंदर मार रहा है, क्योंकि इमोशनली डिस्टर्ब हो रहा है। इसीलिए मीन राशि में चंद्रमा तब बहुत अच्छा है जब वो मीन लगन में बैठा हो। लेकिन अगर यही चंद्रमा मीन राशि का मान लीजिए आपको 8वें घर में मिल गया, छठे घर में मिल गया या 12वें घर में मिल गया, तो यहाँ पे ऐसे लोगों को चाहिए कि वो किसी तरीके से हीलिंग प्रैक्टिसेस में जाएँ, नहीं तो वो खुद मेंटल डिसऑर्डर में चले जाएँगे।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम कहते हैं ना कि क्रिमिनैलिटीज़ कैसे आएँगे, क्रिमिनल्स कैसे डेवलप होंगे, कोशिश करेंगे जो अभी ये केस चल रहा है इनकी भी कोई कुंडली मिल जाए। ये क्रिमिनल आखिरकार एक साइकोलॉजी है, क्राइम एक साइकोलॉजी है, ठीक है? वो जो साइकोलॉजी है ना, भई इतनी चीज़ों को करना, काटना, ये करना, वो करना, युद्ध के मैदान में लड़ना, मरना, मारना। जब हम सैनिकों को देखते हैं तो जहाँ सैनिक युद्ध के समय पे रहते हैं, वो सारे नज़ारे देखने के बाद उनके मन के ऊपर, उनके मस्तिष्क पे भी प्रभाव पड़ते हैं। वहाँ भी ट्रीटमेंट्स देनी पड़ती है। सब कुछ साइकोलॉजी है। इसीलिए अगर चंद्रमा के ऊपर प्रभाव जैसे-जैसे पड़ेंगे, वैसे-वैसे हमारी साइकोलॉजीज़, हमारी ख्वाहिशें बदलती जाएँगी। इसमें नक्षत्र बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उग्र नक्षत्र में बैठा है चंद्रमा, वही व्यक्ति किसी दूसरे को मार पाएगा। सोचेगा भी नहीं, तो मतलब मन के अंदर ज़रा-सी भी हीन भावना नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है, ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा पाप पीड़ित हो जाए, तो फिर व्यक्ति पाप को करने में भी नहीं सोचेगा। हर तरह की जो कॉम्बिनेशंस हैं, वो डिफाइंड इसी आधार पे होते हैं कि आखिरकार चंद्रमा की प्लेसमेंट क्या है। बहुत सारे लोग जो हैं, वो दूसरे गलत चीज़ों में अपने आप को लगा लेते हैं। तो आपको समझ में आ जाता है कि वो जो चंद्रमा है, वो ऐसी राशियों में गलत भाव में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो चाहें या ना चाहें, उन कर्म के अंदर अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? जैसे कि ड्रग्स एडिक्शन हो गया, जो सेक्स स्कैंडल्स वाले लोग हैं, इन सब में अपने को समझ में आएगा कि वो एक साइकोलॉजी है। वो साइकोलॉजी इस तरीके से काम करेगी कि वो उस काम को ही सही समझने लगेंगे। जो क्रिमिनल्स हैं, उनके माइंड में वही काम उनको सही लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि उन्हें लगता है कि बस इसके अलावा और कुछ बचा ही नहीं है। ड्रग्स लेने वालों को क्यों लगता है कि ड्रग्स अच्छा है? क्योंकि उनको बाकी की जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, वो जो चाहते थे वो उन्हें मिला नहीं। अब जो उन्हें मिला, वो उसमें अपने आप को खुश समझते हैं। यही कारण है कि कभी भी हीलिंग के अंदर चंद्रमा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और कुंडली के अंदर किसी व्यक्ति को डेवलप करने में हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, माइंड, वो इसीलिए मून को दिया गया है। अगर आप कुंडली में चंद्रमा को समझ पाए, तब आप ये समझ पाएँगे कि व्यक्ति की खुद की साइकोलॉजिकल पोटेंशियल क्या है। हर वो काम जिसको वो करना चाहता है, अगर वो उसमें खुश है, तब तो उस काम को बहुत अच्छे से करेगा, ज़िंदगी में तरक्की करेगा। लेकिन वो काम करना चाहता है, वो जो चीज़ें चाहता है, वो उसको मिल नहीं रही, तो वो दुखी होगा। फिर वही चीज़ हमारे प्रोफ़ेशन को भी हिट करने लगती है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा, चंद्रमा की राशियों से कैसे हम साइकोलॉजिकल प्रभाव देखते हैं। ये राशि के प्रभाव को हमें भाव के प्रभाव से मिलाना पड़ता है, तब हमारे को एक एग्ज़ैक्ट पिक्चर समझ में आती है। तीसरी चीज़ होती है नक्षत्र का प्रभाव, उस पे हम कभी भविष्य में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक के लिए ये कंप्लीट हुआ। अब अगले जो वीडियो हैं उसमें सूर्य और चंद्रमा को लेकर जो मुझे आपके गोचर वाली चीज़ को समझाना है, उसमें ये हेल्प करेगा कि चंद्रमा की प्लेसमेंट को देखे बिना आप लोग गोचर में किसी भी ग्रह को जब लगाते हैं ना, तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। आने वाले जो वीडियोज़ रहेंगे, आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ये कंप्लीट हुआ। कल जो रहेगा वो रहेगा हमारा कुंभ लगन और मीन लगन। उसको पूरा करने के बाद सूर्य और चंद्रमा से जो कॉन्सेप्ट्स को समझाऊँगा शनि के गोचर में, वो आपको बहुत काम आएँगे किसी भी तरीके के गोचर को लगाते समय। धन्यवाद।